एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था खनिज और ऊर्जा संसाधन उसके बारे में आज फिर से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एलॉय खनिज के बारे में पढ़ते हैं आज। देखो, एलॉय खनिज की बात करें तो एलॉय खनिज में हम सबसे पहले बॉक्साइट के बारे में अध्ययन करेंगे। एलॉय खनिज किसे कहते हैं? हम धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और एलॉय। लोह खनिज हम पढ़ चुके हैं, अब एलॉय खनिज पढ़ रहे हैं। एलॉय खनिज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। देखो, बॉक्साइट एक अयस्क है, कच्चा माल है। किसके लिए? एल्यूमिनियम, जिसका प्रयोग है ना एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि बॉक्साइट का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्पादक क्षेत्र है कौन सा? उड़ीसा। ये बात याद रखना, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र है? तो उड़ीसा के अंतर्गत कालाहांडी है, संबलपुर है, प्रमुख जिले इसके अलावा बोलनगिर है, कोरापुट है। ये प्रमुख क्षेत्र याद रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कौन कौन से क्षेत्र है। झारखंड में लोहारडागा जिले की प्लेकलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात में भावनगर और जामनगर वाला क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी और बालाघाट है। महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है, इसके ध्यान रखना। महाराष्ट्र में याद रखना थाने है, कोलाबा है, रत्नागिरी है, सत्तारा है और पुणे है। कुछ गौण राज्य हैं, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिखना आपको। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा ये प्रमुख है, याद रखना। ये किसके बारे में बातचीत कर रहे थे? बॉक्साइट के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बॉक्साइट के बारे में प्रमुख बात याद रखना, बॉक्साइट एक अयस्क है किसके काम में लिया किसके लिए काम में आता है? ये एल्यूमिनियम को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना इसका निर्माण। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उड़ीसा का नाम आप जरूर याद रखना। अब हम बात करते हैं तांबा। देखो, तांबे की बात करते हैं। तांबे में आपको पहले इसका उपयोग प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उपयोग इसका, इसके बाद में इसकी याद करना है कि आपको इसके निक्षेप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। निक्षेप तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, ये थोड़े से। अब देखो, तांबा सबसे पहले उपयोग बिजली की मोटरें बनाने में। आपको खुद को पता है बहुत सारी जितनी मोटरें हैं, पंखे हैं, जो भी पानी की मोटर है, सब में तांबे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर हो गए, जनरेटर हो गए। विद्युत उद्योग में तार बनाने में, आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, यानी जो सोने के आभूषण होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए तांबे की आवश्यकता पड़ती है। प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ में मिलाया जाता है। निक्षेप याद रखना कि इसके जमाव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, मध्य प्रदेश का बालाघाट हो गया, और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर क्षेत्रों में। ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी अधात्विक खनिजों की। जो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वह खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वह अधात्विक खनिज होते हैं, यानी इनको अकार्बनिक खनिज कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अभ्रक के बारे में। सबसे पहले अभ्रक का उपयोग की बात करते हैं। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में तथा पतली चादरों में इसको विघटित किया जा सकता है। याद रखना, विद्युत के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्पादक राज्यों में प्रमुख है झारखंड और राजस्थान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? झारखंड के बारे में। ये आसपास में आपको आवाज़ सुनाई देगी, दीपावली है, दीपावली का पावन पर्व है, इसके कारण बहुत सारे फटाके छोड़ रहे हैं आसपास में, इसी वजह से हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आपको तो केवल बातें ध्यान रखनी है, समझने पर फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड में हजारीबाग का पठार है, उसकी 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार को जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। तो उसी हजारीबाग के पठार में इसकी एक प्रमुख पेटी पाई जाती है। दूसरा प्रमुख राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ ही अगली बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान में अभ्रक की पेटी 320 किलोमीटर लंबी, यानी 320 किलोमीटर लंबी किसकी? अरावली की। अरावली पर्वत श्रृंखला उसमें जो जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर तक विस्तृत है, इस पेटी में पाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर व हासन झील है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई
वह कन्याकुमारी है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, मदुरई हो गया और कन्याकुमारी हो गया। और पश्चिम बंगाल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है इन दोनों का, पुरुलिया और बाकुरू, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने 3-4 राज्य बताया आपको, सबसे पहले आपको उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। झारखंड, राजस्थान, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन, यानी वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा संसाधन अब आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। वैसे ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है परंपरागत, और एक दूसरा होता है गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के 2 प्रकार के, एक परंपरागत हो गया, दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? गैर परंपरागत होते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत, यानी जो चलते आ रहे हैं, जैसे उपले हो गए हो, इसके अलावा वनों से प्राप्त लकड़ियां हो गई, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे कैसे हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो आज हम सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम कोयले के बारे में। देखो, कोयले के बारे में हम अध्ययन करने से पहले मैं बता देता हूँ, कोयला ऊर्जा संसाधन का ध्यान रखना, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आता है। कोयला एक प्रमुख खनिज है जो मुख्य रूप से किसमें? विद्युत उत्पादन और लोहे के रूप का प्रगलन के रूप में काम में आता है, ध्यान रखना। तो कोयले की बात करते हैं हम सबसे पहले। कोयला का प्रयोग विद्युत उत्पादन, लोहा, अयस्क के प्रगलन में मुख्य रूप से किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की शैलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से यानी चट्टानों में पाया जाता है। कौन कौन सी है? एक तो गोंडवाना क्रम की शैल है और एक टर्शरी युगीन। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। पहले देखो, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, जो शैल है, वो लगभग 200 लाख वर्ष पहले, या मैं कह सकता हूँ 20 करोड़ वर्ष पहले की है। जबकि टर्शरी युगीन जो चट्टान है वो लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले की है, 5.5 करोड़ वर्ष पहले कि इन चट्टानों में कोयला पाया जाता है प्रमुख रूप से। और भारत में जो मुख्य रूप से जो कोयला पाया जाता है वो आपको याद रखना है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसके लगभग 80% भाग पर कौन सा कोयला? बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कार्य श्रेणी का कोयला पाया जाता है। अब कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बहुत सारे राज्य, जैसे झारखंड हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, ये प्रमुख राज्य है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। देखो, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जो दामोदर घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल कोयला पेटी में स्थित है, ध्यान रखना। दामोदर घाटी है जो कहाँ पे स्थित है? झारखंड और बंगाल। देखो, बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया प्रमुख क्षेत्र है, इसके ध्यान रखना। अब देखो, इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र किसके? दामोदर घाटी क्षेत्र में। झरिया, बोकारो। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड। करणपुर, गिरिडीह, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये सब झारखंड में स्थित है। अब देखो, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना। कौन सा? झरिया क्या है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है रानीगंज, ध्यान रखना। देखो, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नोट। देखो, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र, याद रखना, कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में क्या है? सिंगरौली है, ध्यान रखना। प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कामपेटी, बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी आदि, ये प्रमुख महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। कौन कौन से? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, आपको ध्यान रखना इनको, कौन कौन से। अगर आपको बात कोयला खनन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली। कौन सा है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा। यह आपको पूछे जा सकते हैं किसके अंतर्गत? मैप के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। उड़ीसा में तलचर और महाराष्ट्र में चांदावर्धा। कामटा में कौन सी है? सिंगरेनी है। ये सिंगरेनी है, ये सिंगरौली है, ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक
जो कोयला निकाला जाता है वो सिंगरौली से ही निकाला जाता है, ध्यान रखना। और एक तेलंगाना में कौन सा है, सिंगरेनी है। नेक्स्ट देखो, दूसरा है ये गोंडवाना श्रेणी के कोयले थे क्षेत्र थे। अगला है टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र, उसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो मेघालय में कौन सा है, दरानगिरी है, चेरापूंजी है, मेवलांग है और लेग्रीन है। इसके अलावा असम में माकुम है, मोरान है और जंजी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कोयला क्षेत्र वही है जो नजीरा, नामचिक और नामपुक, इनके आसपास में पेट्रोल भी निकलता है। और कालाकोट नाम की जगह जम्मू कश्मीर में टर्सरी युगीन कोयला का क्षेत्र है, प्रमुख ध्यान रखना। तो अपना कोयला प्रमुख हो गया। मुख्य रूप से मैंने आपके बारे में कोयले के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने बता दी है। अगली हम जो बात करेंगे वो पेट्रोल के बारे में बात करेंगे। करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल को कहा जाता है तरल सोना। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसका उपयोग की बात करें तो मोटर वाहनों में, रेलवे में, वायुयानों के लिए ईंधन के रूप में। इसके सह उत्पादक पेट्रो रासायनिक उद्योग है, ध्यान रखना, जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, मोम, साबुन, वेसलिन और सौंदर्य सामग्री। इसका उपयोग पूछा जा सकता है आपको वे पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। अब इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ध्यान रखना। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें असम। असम में डिगबोई, इसके अलावा नाहरकटिया क्षेत्र है और मोरान क्षेत्र है। डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है कि कौन किसकी लोकेशन कहाँ पर है। गुजरात में अंकलेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, कलोल है, मेहसाणा है, नवागांव है, कोसांबा है और लुनेज है। अंकलेश्वर याद रखना आप, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखनी है, महाराष्ट्र में मुंबई हाई, ये मुंबई से 160 किलोमीटर दूरी में अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। मुंबई हाई ध्यान रखना। कहाँ पर है मैं आपको इसको बता देता हूँ। अपना ये प्यारा सा भारत का दक्षिणी भाग है, ये मुंबई, ये यहाँ पर क्या है, मुंबई है। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर इसे अरब सागर में, ध्यान रखना। अब बात करें, इसकी खोज 1973 में हुई थी तथा इसमें उत्पादन 1976 में प्रारंभ हुआ। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत और अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है, जिसको सीधे उपयोग में लाना संभव नहीं है। इसके लिए इन तेलों को शोधन करना आवश्यक होता है, ध्यान रखना। अब है भारत में तेल शोधन कारखाने। देखो, भारत में तेल शोधन कारखाने की बात करें तो भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। एक तो कौन सा है, क्षेत्र आधारित है, जिसका नाम है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है ये ध्यान रखना, डिगबोई असम में है। कहाँ पर है ये, असम में। ये किस पर आधारित, क्षेत्र आधारित पर। एक है बाजार आधारित, बरौनी। बरौनी कहाँ पर है, बरौनी बिहार में है। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं मतलब बता देता हूँ आपको। देखो, क्षेत्र आधारित का मतलब होता है, जैसे मान लेना ये पर्टिकुलर क्षेत्र है और यहाँ से क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, और पेट्रोल और यहीं पर ही क्या है, रिफाइनरी है। तो ये हो गया क्षेत्र आधारित। किसके आधार पर हो गया, क्षेत्र के आधार पर। जबकि हम बात करें बाजार पर आधारित, अब देखो निकल रहा है पेट्रोल यहाँ से, ये मान लेना ये जगह असम में, कहाँ पर है, असम में, और हम हैं बिहार में, मान लेना कहाँ पर है, बिहार में। अब रिफाइनरी लगा दी बिहार के अंतर्गत, यहाँ बिहार में कौन सी जगह है, बरौनी, ध्यान रखना, यहाँ पर। तो असम से यहाँ बरौनी पर, यहाँ एक पाइपलाइन के माध्यम से तेल को बरौनी लाया जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इसको तेल को शोधन करेंगे और बाजार में उसको बेच देंगे। तो वो बाजार आधारित हो गई ये बरौनी, ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी, ध्यान रखना। 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1956 को की गई है। 1956 तक केवल असम, ध्यान रखना, 1956 तक केवल असम का डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा, असम का डिगबोई तेल एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था 1956 तक, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। अब हम प्राकृतिक गैस की तो उपयोग तो सीधा सा ध्यान रखना, परिवहन और घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है इसका उपयोग। एक तो परिवहन में किया जाता है, एक घरेलू कार्यों में किया जाता है। अब है गैस के बारे में देखो बात करते हैं। गैस को तेल क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। गेल, आपने गेल का नाम सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखना इसके बारे में। इसके भंडार तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, किसके, ध्यान रखना, गैस के, तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये प्रमुख क्षेत्र याद रखना आप। अब देखो ये बात याद रखना, रामनाथपुरम तमिलनाडु जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस भंडारों के संभावित
क्षेत्र की खोज की गई है। ध्यान रखना नाम कौन सा है, पूछ भी लिया जाए ना आपको कि प्राकृतिक गैस के और तेल के जो भंडारों की खोज की गई है वो कौन से राज्य में की गई है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु के रामनाथपुरम में की गई है। ध्यान रखना ये हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गैर परंपरागत या अपरंपरागत, जिनको है ना असमाप्य कह सकते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ध्यान रखना ये सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरणीय योग्य स्रोत है, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। देखो क्या है सतत पोषणीय, यानी इससे मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं इसमें, देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो परंपरागत संसाधन है वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उन्हें समाप्य संसाधन कहते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों की खोज की है और उनका उपयोग किया, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होगा, उन संसाधनों को बचाएंगे। तो अब देखो ये ऊर्जा के स्रोत असमान रूप से समान रूप से वितरित है। ध्यान रखना असमान ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ध्यान रखना ये सस्ता ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले इसमें एक नंबर पढ़ते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी पढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम खनिज नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। ध्यान रखना एक तो यूरेनियम और एक थोरियम, इनको आणविक खनिज भी कहते हैं। ध्यान रखना यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ सेलों, ध्यान रखना यूरेनियम के निक्षेप कहाँ पर, धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र की बात करें हम, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक नंबर पर ध्यान रखना झारखंड है। कौन सा है, यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र में एक नंबर पर झारखंड। झारखंड में ताम्रपेटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सिंहभूमि। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, अलवर, झुंझुनू व सीकर में। एमपी में दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर के आसपास का क्षेत्र जो मैग्नीज के लिए भी फेमस है। ये प्रमुख क्षेत्र ध्यान रखना। एक बात याद रखना विशेष तौर पर, वर्तमान में हम बात करें तो खंडेला सीकर के अंतर्गत हमारे यूरेनियम के तीसरे सबसे बड़े भंडार मिले हैं। ध्यान रखना राजस्थान के अंतर्गत, ये भी बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भंडार मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन आपको पता है किसी बीच होते हैं ना, उनको पुलिन कहते हैं। पुलिन की बालू में मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, विश्व में सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पलाक्कड़ तथा कोलाम जिला व आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा के महानदी डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। ये बात याद रखना नोट लगा के। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, ध्यान रखना भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी। ध्यान रखना विशेष तौर पर आपको। अब भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा जो संस्थान है की स्थापना 1954 में ट्राम्बे यानी तारापुरा महाराष्ट्र में की गई थी। ध्यान रखना तारापुरा महाराष्ट्र में। भारत में प्रमुख ऊर्जा जो संकेंद्रण है वो नरोरा यूपी में, रावतबाटा राजस्थान, काकड़ापाड़ गुजरात के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु में है। मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। देखो इस वाले जगह है नरोरा, ठीक है, यहां पर है नरोरा। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां पर है रावतबाटा। यहां पर क्या है, रावतबाटा। अगर हम बात करें ये वाला क्षेत्र तो यहां पर है तारापुर। अगर हम बात करें कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में तारापुर, ध्यान रख। रावतबाटा कहां पर, राजस्थान के अंतर्गत है, ये रहा। इसके अलावा यहां है केगा, यहां है काकरापाड़ और तमिलनाडु में कलपक्कम।
चेन्नई के पास ही में, कलपक्कम में, ध्यान रखना। ये प्रमुख है, ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत। तो वापस देख लेना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगभग 6 है, ये पूरे 6 के 6 नाम याद रखना। सबसे पहले ट्राम्बे महाराष्ट्र में 1954 के अंतर्गत, तारापुर है, तारापुर है, तारापुर ध्यान रखना। इसके अलावा अन्य कौन कौन से, नरोरा है, ध्यान रखना, राउतबाटा है, नरोरा यूपी में, राउतबाटा राजस्थान में, काकरापाड़ गुजरात में, तारापुर कहाँ पर है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अंतर्गत केगा कहाँ पर है, कर्नाटक, और कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत है। अब अगली है सौर ऊर्जा, ध्यान रखना। कौन सी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे अगली, सौर ऊर्जा के बारे में। देखो सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, सबसे पहले ये बात करते हैं, और इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं, समझाइए, ये प्रश्न आ सकता है। यहाँ से क्या करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित किरणों को, ध्यान रखना, ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब ये, इसमें इस प्रकार की कुछ प्लेटें आती है, आपको पता है। इन प्लेटों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से जो प्लेट होती है, तो उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान रखना। देखो सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी तकनीक को काम में लिया जाता है। सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी होती है, ध्यान रखना। कौन सी ऊर्जा से, तेल आधारित ऊर्जा से कितने, 7% अधिक, और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी होती है, ध्यान रखना। भारत में पश्चिमी भागों में, गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं, ध्यान रखना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आपको बताया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भारत का दक्षिणी और भारत के पश्चिमी भूभाग में थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत तापमान अत्यधिक होता है, तो तापमान अत्यधिक होने के कारण वहां पर इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की गई है, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त, ध्यान रखना, पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आपने पवन चक्कियों को देखा होगा आपने। ये देखो सन्मार्गी पवनें, सममार्गी पवनों व पक्ष पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है कहाँ कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र है, तो पवन ऊर्जा के लिए गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है, ध्यान रखना। तमिलनाडु प्रमुख क्षेत्र है इसका, ध्यान रखना। पूरी एक पेटी पाई जाती है तमिलनाडु के अंतर्गत। अगली बात करें ज्वारीय व तरंग ऊर्जा। ज्वारीय तरंग महासागरीय ऊर्जा का व्यापक भंडारगृह है। भारत के पश्चिमी तट, ध्यान रखना, पर ध्यान रखना, यहाँ वृत्त ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है, बहुत बड़ी तरंगें उत्पन्न होती है, जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया, ध्यान रखना। कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लेना ये अपना पश्चिमी भूभाग है, पश्चिम भूभाग में ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ ज्वारीय ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है, तो बाहर इसको यहाँ पर कुछ लगा दिया जाता है, तो उस पानी को फिर उपयोग में ले लिया जाता है, तो उसके माध्यम से टरबाइन लगाकर इसका कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान रखना, विद्युत में। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, किसी पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वहां से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है, इसे ही भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना आपको। नेक्स्ट है, नोट लगा कर लिखना, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, ये ध्यान रखना, 10th क्लास में पढ़ा आपने, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है, जबकि दूसरा लद्दाख की कौन सी घाटी में, पूगा घाटी में, लद्दाख की कौन सी घाटी में, पूगा घाटी में। अगला है जैव ऊर्जा, कौन सी है, जैव ऊर्जा, जैविक उत्पादों जिससे प्राप्त, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्टों से ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, इसे जैव ऊर्जा कहा जाता है, ध्यान रखना। इससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकती है।
ये पर्यावरण प्रदूषण को घटा सकती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जलावान के दबाव को कम कर सकती है। जलावान यानी क्या होती है, जो लकड़ी होती है ना, जंगल से काट कर लाई गई, या हम कह सकते हैं पेड़ पौधों की लकड़ियाँ, उनको कम किया जा सकता है जिससे पेड़ पौधों को नुकसान ना हो। अगला है, नगरपालिका के कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली के आखोला में स्थित है, ध्यान रखना, ओखला में स्थित है, ओखला में, नई दिल्ली के ओखला में स्थित है, ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना है, वो है खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण, संसाधन उपयोग के लिए परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप ही बड़ी मात्रा में अपशिष्टों के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्या भी पैदा होती है, ध्यान रखना। इसकी वजह से सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण की अत्यंत ही आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। अब देखो, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये प्रश्न और आ सकता है कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके निम्न उपाय है। ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि असमाप्य स्रोत जिनका अधिक उपयोग करना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, धात्विक खनिजों में जो स्क्रैप होता है, उस धातुओं का उपयोग को पुनः चक्रण द्वारा संभव। स्क्रैप को आपको पता है बेचने वाले आते हैं लेने के लिए, तो इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगला, सामरिक तथा अति अल्प खनिजों को निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों को लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ये बात भी ठीक है, कम उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं, ज़्यादा निर्यात भी नहीं करना चाहिए। अति अल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।